Hi learners, hope you guys are doing great. We have already completed 4 chapters. अब आ रही है 5वें चैप्टर की जिसका नाम है बिजनेस अरिथमेटिक। इस चैप्टर में से फिक्स होता है 6 से 8 मार्क के सम्स आते हैं, 2-4 मार्क की थियरी आती है। तो थियरी पार्ट को हम फटाफट खत्म करते हैं और जो सम्स वाला पार्ट होगा, एक ऑल टुगेदर सम्स का वीडियो तो आएगा ही, बट इस वीडियो में भी हर टॉपिक से मैं आपको एक आधे सम्स अच्छे से करा दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है यूनिट कॉस्ट? कॉस्ट का मतलब जिस भी प्रोडक्ट को हम बेचने वाले हैं उसकी एक यूनिट को बनाने का मेरा जो टोटल खर्चा आ रहा है, 1 यूनिट कॉस्ट पर यूनिट उसको बनाने का खर्चा क्या है, उसमें हमारे आ जाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, पर यूनिट सेलिंग कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ये सारे खर्चे हमारे ऐड हो जाते हैं। सर यूनिट कॉस्ट निकालते कैसे? कभी एग्जाम में आया नहीं, बट अगर 1 मार्क के लिए एमसीक्यू आ गया, जितना भी आपका टोटल कॉस्ट में याद रखना, डू कंसिडर ओनली द वेरिएबल कॉस्ट और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। किससे डिवाइड कर देना? नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का मतलब है जिस भी यूनिट को हम बेच रहे हैं पर यूनिट कितने में हम उसको बेच रहे हैं, और इसका जो डिफरेंस है उससे हम बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन्स। यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट जब हम करते हैं तो उससे मुझे मिलेगा एक तरीके से मेरा ग्रॉस मार्जिन। अब नेक्स्ट है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब वो पॉइंट होता है जहां पे मेरे बिजनेस के टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। मतलब गाइस ये वो पॉइंट है, ये वो जगह है जहां पे हमारे बिजनेस को ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, डिसाइड करने के लिए बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं इसके थ्रू। जैसे एक डिसीजन मैं आपको बताऊं, यही ब्रेक इवन एनालिसिस से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कितने यूनिट्स हमें मिनिमम बेचने चाहिए। यही ब्रेक इवन एनालिसिस से हम पता कर पाते हैं कि हमारे गुड्स की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। यही ब्रेक इवन पॉइंट से हम पता कर पाते हैं कि अगर हम सिर्फ मैक्सिमम इतने यूनिट सेल कर सकते हैं तो किस प्राइस पे बेचें। और लास्ट है यही ब्रेक इवन से हमें पता चलता है अगर मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगा या सेल्स इंक्रीज करूंगा तो उससे मेरे प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या आएगा। नेक्स्ट इसी के बाद आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का जो मैंने आपको बताया ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट भी, जो आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट है उसमें से हमें क्या माइनस कर देना है? वी नीड टू सबट्रैक्ट द वेरिएबल कॉस्ट। और ऐसे ही अगर हमसे पूछ लिया गया कि सर टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो जितने भी यूनिट्स हमने बेचे उसको मल्टीप्लाई कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें मल्टीप्लाई कर देना है पर यूनिट को इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। फिर नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये तो सिंपल है सर, हमारा ब्रेक इवन क्वांटिटी है 100 और एक्चुअल में हमने बेची 250, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया? दैट कम्स टू 150। अब एकदम सिंपल है, हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है हायर सिक्योरिटी। या सिंपल से जितना ज्यादा ब्रेक इवन से ज्यादा बेच पा रहे हो उतना श्योर है ना कि आपके बिजनेस में लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। सो इसलिए हायर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गुड फॉर बिजनेस। अब नेक्स्ट है बजटिंग। बजटिंग का मतलब हमने बीएसटी में भी पढ़ा हुआ है, हम एस्टिमेट करते हैं आने वाले टाइम पे हमारे बिजनेस के इनकम और एक्सपेंसेस। आने वाले टाइम पे जो भी हम बात कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के कितने सारे इनकम होंगे और हमारे बिजनेस के कौन से एक्सपेंसेस होने वाले। जब भी हम बजट निकालते हैं हम कैसे निकालेंगे? जितना हमारा इनकम है उस इनकम से हमें सबट्रैक्ट कर देना है हमारे एक्सपेंसेस। इनकम से हमें क्या सबट्रैक्ट कर देना है? एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग कैपिटल। भैया वर्किंग कैपिटल मतलब फंड्स रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? दैट इज डे टू डे ऑपरेशन। रोजाना मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब ये वर्किंग कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल। पहला कौन सा है? ग्रॉस।
ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का सिंपल मतलब होता है दैट इज द करंट एसेट्स। जो मेरे बिजनेस के करंट एसेट्स है वो एक तरीके से हो जाएंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब हम बात करें नेट वर्किंग कैपिटल का, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। जो भी मेरी करंट एसेट्स है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से समझिएगा। द कैश कन्वर्जेशन साइकिल इज द टाइम टेकन बाय अ बिजनेस टू कन्वर्ट, जो भी इसने इन्वेस्टमेंट किया है, आपने पैसा लगाया है, हमने कैश से एक इन्वेंट्री खरीदी और जो भी गुड्स बनाए और उसको बेच के कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स, मतलब हमारी इन्वेंट्री से लेकर कैश फ्लो फ्रॉम द सेल्स का लेके जो हमने गुड्स खरीदा और उसको बेचकर पैसा आने से लेकर ये जो पूरा साइकिल होता है उसे हम बोलते हैं कैश कन्वर्जेशन साइकिल। जितना छोटा हमारा कैश कन्वर्जेशन साइकिल होगा वैसे हम कहते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी क्या रहेगी, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब हम उसको इजीली, मतलब हमारा पैसा फटाक से कन्वर्ट हो रहा है, बिक के। तो जैसे कैश कन्वर्जन साइकिल है, आज हमने गुड्स खरीदे, सपोज केक खरीदा, केक खरीद के अपन आज ही बेच दे रहे, तो कैश कन्वर्जन साइकिल इज वेरी शॉर्ट। नेक्स्ट, अब इन ट्रेडिंग कंसर्न, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर के बोर्ड्स में ये 2 या 3 मार्क में आया था कि ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन नहीं है, तो इसका कैश कन्वर्जेशन साइकिल विल बी शॉर्टर। तो शॉर्टर तो लिक्विडिटी ज्यादा है। हमने बिजनेस में कैश लगाया, उस कैश से हमने स्टॉक खरीदे, उस स्टॉक को हमने बेचा, बेचा किसको, उधार पे डेटर्स, फिर से हमें डेटर्स से क्या मिल गया, कैश। अगेन कैश से हमने खरीदा स्टॉक, स्टॉक से हमने किया सेल्स, सेल्स से मिला डेटर्स, ये होता है ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, अब इसमें 2 चीजें हैं, पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, और जो गुड्स आ गए उनको बेच के हमें क्या चाहिए, सेल्स। पहला क्या है, हमने गुड्स को हासिल किया पैसे से, और जो गुड्स आ गए उन्हें बेच के हमें क्या चाहिए, पैसा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल, फर्स्ट वी हैड द कैश, दिस कैश गॉट कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल से बनाया WIP, फिर बनाया फिनिश गुड, फिर जो गुड्स बन गए उसको फाइनली हमने सेल किया, किनको किया, डेटर्स, एंड डेटर्स फाइनली पेड द कैश। तो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, कैश से कन्वर्जन इनटू रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल से WIP। आप प्लीज ये लिखिएगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न 4 मार्क का है, डायग्राम बना के मत छोड़ना, प्लीज ऐसे पॉइंट्स लिखिए, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन वर्ड के साथ हर स्टेप को लिंक कर देना है। फिनिश गुड, फिर फिनिश गुड अकाउंट्स रिसीवेबल, और फिर इस रिसीवेबल इनटू कैश। अब इसको 2 पॉइंट भी बना सकते हो और 1 पे रख सकते हो, जैसा आपको सही। याद रखना, कैश कन्वर्जेशन साइकिल इज लॉन्गर फॉर होम, इट्स लॉन्गर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड शॉर्टर फॉर ट्रेडिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैश फ्लो प्रोजेक्शन, इज द एस्टिमेट्स की कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा जाने वाला है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हम अपने बिजनेस के खर्चे, इन्वेस्टमेंट्स होता है ना, जैसे कि इंसान की कैश सैलरी आती है, सैलरी इज इनफ्लो, अब वो सैलरी आती है उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं ना कि घर खर्चे के इतना, रेंट के लिए इतना, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए इतना, EMIs के लिए इतना, तो दैट इज कैश आउटफ्लोस। नेक्स्ट इज योर इन्वेंट्री। अब ये डिटेल में सम में आपको पढ़ाने वाला हूं, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक प्रॉपर स्टॉक रखना, ना ही हमें ज्यादा स्टॉक रखना है ना कम। यार आप कम स्टॉक रखोगे तो चांसेस है आप स्टॉक आउट हो जाओ, या आपने ज्यादा स्टॉक रखा तो आपके कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2PD/C। डी का यहां पे मतलब होता है एनुअल डिमांड, P का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, एंड C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। क्लियर, क्लियर है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट है पैरेटोस प्रिंसिपल। पैरेटोस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट कि जिंदगी में जब भी जो भी हमारे 80% आउटकम है
लाइफ में ऐसे ही कहते हैं यार, मैं आपको बताऊं, मैं चैनल पे हम लोग जितनी भी मेहनत करें, जो मेजर कमाई है ना, जो मेजर चैनल चलना है 20% वीडियो से चलना है। सो 80% आउटकम कम्स ऑन 20% कॉस्ट। ये पैरेटोस प्रिंसिपल है। ये पैरेटोस ने एकदम क्लियर कट बात बोली कि 80% ऑफ काम वो 20% ऑफ एफर्ट से आता है। और किसने बोली है? विल्फ्रेड पैरेटो। In business, this means a small number of inputs often account for large portion of results. इतने सारे वीडियोस में से कुछ ही ऐसे वीडियोस होंगे जिनसे हमारा मेजॉरिटी, जैसे मुझे लगता है कि हम इतने सारे कंटेंट की क्लासेस डालते हैं, बट हर साल हम 5 पीवाईक्यूज जो हर साल बहुत हिट होते हैं हमारे, लास्ट मतलब हर साल तो क्या, लास्ट ईयर काफी हिट हुए थे, तो इस साल भी प्लीज पीवाईक्यू जरूर से देखना है, इसके बाद ही तुरंत आने वाले 2-3 दिन में। तो जब पीवाईक्यूज का रिस्पॉन्स हमेशा ज्यादा मिलता है, बट वो ही 20% गिव्स अ मैक्सिमम आउटपुट। ए रिलेटेड हैंडफुल विल जनरेट बल्क ऑफ रिजल्ट, और कुछ चीजें तो यही है पैरेटोस प्रिंसिपल, 20% of your efforts gives 80% of the value. वैसे ही 20% of my inputs gives 80% of the value. अब इसी से निकल कर आया एक एबीसी एनालिसिस। अब पहला इसी में सवाल आ सकता है कि एबीसी एनालिसिस कहां से निकल कर आया? ये निकल कर आया फ्रॉम पैरेटोस प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी हमारे एसकेयूज है, जो यूनिट्स है, उनको 3 बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया, ए बी सी। इसमें क्लियरली बोला गया परसेंटेज ऑफ आइटम, कि जो हमारे 10-20% की ऐसी छोटी सी इन्वेंट्रीज होगी जो हमारे आउटपुट, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पीवाईक्यूज मैक्सिमम ऑफ इन्वेंट्री लेंगे, और कुछ 15 से 25% होंगे जैसे वन शॉट्स जो 10-20%, और लास्ट है हम पूरे साल भर पूरे चैप्टर के 6-7 पार्ट बना के डालते हैं, फिर उसका आउटपुट आता है 5-10%। एक्चुअल में देखना आप लोग को ये चाहिए, हम देखते हैं क्योंकि हम एंड में जाते हैं, बट स्टिल ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा कंट्रोल किसको करना चाहिए? ये वाले को, फिर इसको मॉडरेट और मिनिमम, वेरी स्ट्रिक्ट, मॉडरेट और लास्ट है मिनिमम। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, इबिट्टा। इबिट्टा को पर समझने के लिए सिंपल सी चीज याद रखना, सेल्स माइनस सीओजीएस गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट ये जो होता है, अब इसको हम एक तरीके से इसमें से माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करोगे एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आ जाएगा इबिटडा। दिस डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन, ए स्टैंड्स फॉर अमिटाइजेशन। इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन तो इबिट, फिर माइनस करोगे इंटरेस्ट तो ईबीटी, माइनस टैक्स करोगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या कहता है? मैंने अपने बिजनेस में जो टोटल पैसा लगाया है उस पे हमें कितनी कमाई हो रही है। दिस इज द नेट प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो इसको हम सम्स में आगे पढ़ेंगे। जब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आंसर प्लीज मेंशन करिएगा शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक है, जो भी हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको कितना फायदा हो रहा है। एक सेकंड, वीडियो चेक का टाइम, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अगेन मैं हर टाइप के एक आधे आपको करा रहा हूं, बाकी का हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। द फिक्स एक्सपेंस ऑफ विकी एंड पैक लिमिटेड इज 2,75,000। तो माय ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इसमें, और ब्रेक इवन इन क्वांटिटी एंड सेल्स। तो आपको सबसे पहले फाइंड करना चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज टीएफसी अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना है बॉस? हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट है 2,75,000। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 50। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 30। कितना आया? 2,75,000 अपॉन 20। आंसर क्या हो गया? 13750 यूनिट्स। 13,750 यूनिट्स। डन है यहां तक? कोई दिक्कत? सर ये तो हो गया इन यूनिट्स। अगर यही आपको एग्जैक्ट सेल्स पूछी जाए तो जो यूनिट्स है इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है सेलिंग प्राइस से। कितने यूनिट्स है? 13,750, इसको मल्टीप्लाई कर दो 50, तो 13,750, अरे 6,87,500 रुपीज।
ये हो गया हमारा ब्रेक इवन इन सेल्स, वो हो गया ब्रेक इवन इन यूनिट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अगेन फिक्स कॉस्ट अलोकेटेड अलग अलग है, तो यहाँ पे हमें सेलिंग और वेरिएबल दिया हुआ है, तो फटाफट हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। सेलिंग में से अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो पर यूनिट मिल जाएगा 70,000। 25 तो साइड से होकर लिख रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन दिख सके। 25,000, 40,000 और लास्ट वन इज 1 लाख। ब्रेक इवन का फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूं, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब यहां उल्टा ले लेना, पहले का फिक्स कॉस्ट है 3,50,000, उसको हमें डिवाइड करना है 70,000 से, आंसर आएगा 5। माइक चल रहा है ना, मैं एक्चुअली गाइस वीडियो दूसरी बार शूट कर रहा हूँ, पहली बार पूरा शूट कर दिया था, माइक बंद था। 2,50,000 डिवाइड बाय 25,000, आंसर आएगा 10। फिर नेक्स्ट है 10 लाख डिवाइड बाय 40,000, आंसर आएगा 15। और लास्ट सेम 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, आंसर आएगा 10। हो गया, ये बेसिक सम है जो एग्जाम में ऐसे भी आए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब सारे डायरेक्ट कॉस्ट। तीन तरीके के डायरेक्ट कॉस्ट है यहाँ पे, डायरेक्ट लेबर, मटेरियल, एक्सपेंस, तीनों को ऐड कर दो। 25, 62, ये लगभग आ जाएगा, कितना हो गया 1 लाख। इसको डिवाइड करो नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं 100, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हो गया 1,000 रुपीज। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना आया 1,000। चलो सर अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हमें यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है 1 लाख, सर फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 75, कितना हो गया टोटल कॉस्ट 1,75,000। क्या हो गया आंसर 1,75,000। अब नेक्स्ट है व्हाट इज द ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज टीएफसी अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टीएफसी कितना है 75, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है 2.5 लाख डिवाइड बाय 100, 2500 माइनस 1000, 1500 आया कंट्रीब्यूशन। आंसर क्या हो जाएगा 50 यूनिट्स। ऐसे देखो ये तीन क्वेश्चन तो आप सब सही कर दोगे। आर एक्चुअल, एक और छोटा हिडन क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क में, आर एक्चुअल सेल्स एक्सीडिंग द सेल्स रिक्वायर्ड, तो आंसर हो जाएगा यस। एक्चुअल में कितनी है 2500 यूनिट्स, एक्चुअल में कितनी है सॉरी एक्चुअल में है 100 यूनिट्स, और हमने ब्रेक इवन कितनी है 50, कितने से एक्सेस हो गई 50 यूनिट्स। ब्रेक इवन क्वांटिटी इज 50, एक्चुअल में 100, कितने से एक्सीड हो गया 50 यूनिट्स। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है ये टाइप का क्वेश्चन जो 2 साल से बोर्ड्स में 5 मार्क का आ रहा है। ठीक है, 4 या 5 स्टेप है, ध्यान से लिखेगा। मैं आपके यहां पे प्रोडक्ट को टिफिन, कवर, नेक्स्ट क्या है पॉइंट इसमें, बॉटल कवर और पेंसिल पाउच। एक बार देखो कलर सही दिख रहा है, नहीं तो कलर बदलो, एक सेकेंड। ठीक है, बदल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, कितना है सेलिंग प्राइस तीनों का 200, 100, 75। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, कौन जैसा सही लगे 100, 60, 25। नेक्स्ट अब हम निकालेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन 100, 40 एंड 50। ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट है
सेल्स मिक्स से हमें करना है मल्टीप्लाई, मुझे तो ऐसा लगा 20%, 50% एंड 30%। अब ये हो गया फर्स्ट कंट्रीब्यूशन निकाला। सेकेंड स्टेप इज वी नीड टू फाइंड अ वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। वो कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 20, ये होगा 20, ये आएगा 50। टोटल कितना हो गया 55। दैट इज माय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। सर ये क्यों किया, क्यों मल्टीप्लाई किया सर, तो स्कूल में भी रटवाया था बच्चा। दो चीजें, एक हर एक की सेलिंग प्राइस अलग, हर एक में कंट्रीब्यूशन अलग, और दूसरा हर यूनिट बराबर नहीं बिक रहा। तो हमें देखना है जो भी मेरे प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसमें हिस्सा कितना है ए का, कितना हिस्सा है बॉटल्स का, और यहाँ पे कितना हिस्सा है पेंसिल पाउच का। इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई किया सेल्स मिक्स से। जो पर यूनिट, अब हमारे लिए 55 समझ लो एक यूनिट ही हो गई। ऑन एवरेज एक यूनिट अगर आप बेचते हो तो उसमें 55 रुपए जितना आपका फायदा आता है ऑन एवरेज। देखा, इसलिए किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो ऑन एवरेज 55 कमाते हो। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द ब्रेक इवन। इसी में ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, दैट विल बी टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 55,000, आप क्वेश्चन पीछे देख लीजिएगा। 55 दैट गिव्स मी 1000 यूनिट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट इज अलोकेशन ऑफ break even sales according to the sales mix। किसके अकॉर्डिंग अलोकेट करना है, वी हैव टू अलोकेट अकॉर्डिंग टू सेल्स मिक्स। और 1000 को अलोकेट करो दिस ए बी और सी इन द रेशियो ऑफ 50 20 50 30 20, हाँ 50, एक सेकेंड, 20 50 30 20 50 एंड 30। आंसर आ जाएगा 200 यूनिट्स, 500 units and 300 units। ये हो गई हमारी ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। अगर आपको एग्जाम में पूछा इन सेल्स तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, हर एक की सेलिंग प्राइस, और जो टोटल आ जाएगा वो हो जाएगा ब्रेक इवन सेल्स। वो क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस। आगे, अब द शॉप सोल्ड 5000। अब आ गया हमारा फिर से EOQ, that is nothing but 2 into P into D upon C। सर कैरिंग कॉस्ट यानी जैसे स्टॉक को आप रखते हो उसको होल्ड, उसको स्टोरेज कॉस्ट। सर डी प्लेसिंग कॉस्ट में इंस्पेक्शन कॉस्ट, गुड्स को हैंडलिंग कॉस्ट, एक बार आया अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज प्लेसिंग। और जो हैंडल करना है ना तो समय तक हो जाता है कैरिंग, तो इंश्योरेंस कैरिंग। अब इसका फॉर्मूले में लगाते हैं, तो 2 दिया हुआ है कांस्टेंट, हमें सबसे पहले चाहिए साल भर की एनुअल डिमांड। रेडीमेड गारमेंट सोल्ड कितने 5000, और हमारा कितना है पर ऑर्डर कॉस्ट, प्लेसिंग इज 1000, इन्वेंट्री कॉस्ट इज 250। एक सेकंड, 8 into 5000, दैट इज पता नहीं, 2 जीरो अंदर 1 जीरो बाहर, 2 जीरो अंदर 1 जीरो बाहर, 4 का स्क्वायर रूट 200 यूनिट्स। डन। नेक्स्ट फाइंड आउट EAQ। अब EAQ हम कैसे निकालेंगे दूसरे में, फिर से EAQ का फॉर्मूला इक्वल टू 2 into P into D अपॉन C। 2 क्या है, P क्या है, प्लेसिंग कॉस्ट, एनुअल डिमांड 120, प्लेसिंग कॉस्ट कितना है 20, कैरिंग कॉस्ट 100, ये 12% ऑफ द सेलिंग प्राइस है मानो, तो 12 1 10।
इकोनॉमिकली कितने यूनिट्स बेचने चाहिए 20। हमने टोटल कितने यूनिट्स बेचे हैं, चाहिए हमें 120। एक बार ऑर्डर करेंगे 20, तो कितनी बार ऑर्डर करने वाले हैं 6। 120 डिवाइड बाय 20 गिव मी 6 ऑर्डर्स। नेक्स्ट, प्रणव सिंह रन एन ऑनलाइन बिजनेस, द एनुअल डिमांड ये है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ये सेम। अब ये वाला सेम क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को अब दूंगा। नेक्स्ट, पंकज स्टार्टेड सेम, EAQ का है, तो प्लीज आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क, ठीक है। चलो ये एक सेकंड, इसमें आपको निकालना है होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला EOQ 2 इंटू P इंटू D अपॉन C। सर EAQ कितना दिया हुआ है, his cost is, economic order is 200 मेरे ख्याल से, if I'm not wrong, yes 200 equal to 2 into 2400 and receiving the bulb 500 and we need to find out the inventory holding cost यानी carrying cost। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है, पहले स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 इक्वल टू 2 इंटू 2400 इंटू 500 अपॉन C। ये 2 0 गए, 2 0 गए, 2 0 गए, 2 0 गए, ये 1 गया, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 12 हुआ। तो कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 12 इंटू 5 that's equal to ₹60। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब ये आप लोगों के लिए फिर से एक होमवर्क, क्योंकि सेम टाइप का वो करना है। नेक्स्ट फिर से आ जाते हैं, वी नीड टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल। देखो फिर से, जब भी ग्रॉस पूछा जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड करना है करंट एसेट, और जब कभी भी हमसे नेट पूछा जाए तो हमें फाइंड करना है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में से क्या माइनस कर दोगे, हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी। सर करंट एसेट्स में यहाँ क्या क्या आएगा, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स आ जाएंगे यहाँ पे, डेटर्स सॉरी बहुत बच्चों 75,000, कैश 1,00,000, डिविडेंड पेबल 50,000, टैक्स कुछ नहीं दिया तो ऐसा मानना टैक्स पेबल है यानी करंट लायबिलिटी, लोन 61,000, और लास्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है 76,000। टोटल हो जाएगा 1.5 और 1.5 3,51,000। जब सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछा जाए, वी हैव टू जस्ट मेंशन करंट एसेट 3,50,000। नेट में करंट लायबिलिटी कितनी है 6 7, 8 12, 151 और 13, 151 और 13 गिव्स मी 1,64,000। हो सकता है शायद मैं कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो करंट लायबिलिटी चेक कर लेते हैं। 32,000 प्लस 94,000 प्लस 61,000 187 माइनस 351, तो ये आ गया आपके लिए 164। ये हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। ये एक छोटा सा सम फिर से आप लोगों के लिए ये है होमवर्क। एक बार देख लो लास्ट टाइप ऑफ सम। चलो अब हम आ गए लास्ट टाइप ऑफ सम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो मैंने आपको सिखाया इसको हम मंथली कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले उसका फॉर्मेट लिख लो। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिव्स मी ग्रॉस प्रॉफिट्स। अब इसमें से माइनस करना है फिक्स एक्सपेंस जैसे कि रेंट एंड सैलरीज या यूटिलिटीज जो है साथ में लिख देना। फिर हमें माइनस करना होता है डिप्रिसिएशन, फिर हमें माइनस करना होता है इंटरेस्ट, तो हमें मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स, और उसमें से हमें माइनस करना है टैक्स, तो मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स।
ये वाला क्वेश्चन, सेल्स माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस फिक्स एक्सपेंस में रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और कुछ और भी वो फिक्स एक्सपेंसेस, तो वो ईबीटी टैक्स हुई है। अब इसको मंथली बेसिस पे लेंगे। पहले हमेशा निकालो टोटल कैपिटल कितना है। टोटल कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन यू स्पेंड 1,50,000। टोटल कैपिटल इज 1,50,000 और प्लीज ऐसे बना ही लेने का। उसमें से 70,000 इज इक्विटी and 80,000 is my debt। तो अगर 80,000 मेरा डेप्ट है, 7% इंटरेस्ट हो जाएगा 5,600 ईयरली, और यही मंथली करोगे तो 5,600 डिवाइड बाय 12, 467 हो जाएगा मंथली। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया सेल्स रेवेन्यू 80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,000। सेल्स रेवेन्यू 80, 30, ये आया 50। अब उसमें से माइनस करो रेंट, सैलरी, फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं 30,000 रेंट्स वगैरह। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 3,000 ईयरली, तो मंथली ये हो जाएगा डिवाइड बाय 12 करोगे 250 डिवाइड बाय 12। और लास्ट इंटरेस्ट हमने अभी निकाला 467। निकालते हैं ईबीटी। 50,000 माइनस 30,000 माइनस 250 माइनस 467, आंसर आएगा 19,283। अब इसमें से माइनस करना है 14%, वो आएगा 2700 माइनस 19,283, 16,583 आया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब दो चीजें निकालनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी। नेट प्रॉफिट्स अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दूसरे में नेट प्रॉफिट अपॉन टोटल इक्विटी इनटू 100। डन यहां तक। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेट प्रॉफिट सेम रहेगा, इधर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा आएगा 1,50,000 और यहाँ पे आ जाएगा टोटल इक्विटी मात्र 70,000। प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर के सम्स और थियरी हमारी खत्म होती है। मिलते हैं लास्ट चैप्टर, एक बचा है, बाकी सारा ईपी रिकॉर्डेड आपको इस चैनल पे अब दिख रहा होगा। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय।